एक सिंपल सवाल, अगर दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री एक रेस्क्यू मिशन को लॉन्च करे, एलीट फोर्सेस इन्वॉल्व हो और प्लानिंग ज़बरदस्त हो, यानी कि प्लानिंग एकदम डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव हो, कब क्या करना है, कैसे स्ट्राइक करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, ये सारी चीज़ें वेल प्लान्ड हो, तो आप बताइए कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी जो होती है इस केस में वो कितनी होगी। शायद आप अनुमान लगाएंगे, गैस करेंगे कि इट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, दैट इज़ द प्लान विल बी एन एब्सोल्यूट सक्सेस, राइट। लेकिन 1980 में ऐसा ही एक देश, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे फेल्ड, और सिर्फ फेल नहीं हुआ, डिजास्ट्रसली फेल हुआ, मतलब कि बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ, ऑपरेशन ईगल क्लॉ, ठीक है। इसमें क्या था कि ईरान हॉस्टेज क्राइसिस के दौरान यूएस ने अपने डिप्लोमेट्स को रेस्क्यू करने की कोशिश करी थी, ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये था कि मिशन को एबॉर्ट करना पड़ा। 8 सिपाही, 8 सोल्जर्स वर डेड, और ग्लोबली एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट यूएस को झेलना पड़ा था। आज हम समझेंगे ऑपरेशन ईगल क्लॉ क्या था, क्यों फेल हुआ, और इस फेलियर ने वॉरफेयर को कैसे चेंज किया। So welcome students to Legacy IAS. In this video we are covering this important article that has been there in Indian Express, and it is titled How US Successful Rescue of Airmen in Iran Has Roots in a 1980 Failed Mission। ठीक है, इस चीज़ को आज हम लोग ग्रेट डिटेल में पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और आपको एक तरीके से डिप्लोमेसी से बहुत एक्सपोजर दिलाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले फर्स्ट वाज व्हाई द मिशन वाज नीडेड। पहले तो यही देख लेते हैं कि ये मिशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, है ना। यूएस ने ऐसा मिशन बनाया ही क्यों। तो सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट समझो कि ईरान वाज देयर एंड देयर वाज हॉस्टेज क्राइसिस, है ना। ईरान हॉस्टेज क्राइसिस वाज देयर कि 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन था, यानी कि शाह को हटा दिया गया और आयतोला खोमेनी पावर में आया। अब इसके बाद क्या होता है कि यूएस एम्बेसी इन तेहरान, यूएस एम्बेसी सीज्ड इन तेहरान, मतलब उस पर यूएस एम्बेसी जो था उस पर अटैक होता है। और मिलिटेंट्स ने क्या किया? मिलिटेंट्स ने 52 अमेरिकन्स वर टेकन एज हॉस्टेज, उनको हॉस्टेज बना लिया। और ये क्राइसिस 1-2 दिन की नहीं थी, ये क्राइसिस जो थी वो 444 डेज तक, 444 दिन तक चला। तो यूएस ने इनिशियली क्या किया? यूएस ने बोला कि चलो हम लोग पहले डिप्लोमेसी ट्राई करते हैं, है ना। दैट इज़ हम लोग किसी तरीके से डायलॉग के थ्रू और किसी इंसेंटिव्स के थ्रू हम लोग एक वे आउट निकालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने नेगोशिएशंस भी किए, है ना, लेकिन क्या होता है कि कोई रिजल्ट नहीं मिला, है ना। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, दैट इज़ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स वर फेलिंग। तो अब नेचुरल सी बात है कि यूएस को अपना ग्लोबल एम्बैरेसमेंट भी बचाना है, उनके जो सिटीजन्स हॉस्टेज की तरह हैं उनको भी बचाना है, और इस पूरे एम्बैरेसमेंट से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो बढ़ता जा रहा था उनके लिए। कहाँ पर? चाहे वो डोमेस्टिक स्फीयर में हो, है ना, यानी कि यूएस के सिटीजन्स भी बोलने लग गए थे कि आप कुछ तो करें इस चीज़ों के बारे में, और इंटरनेशनल स्टेज पे भी उनका एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट हो रहा था। तो फाइनली क्या होता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिमी कार्टर, उन्होंने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन था? कि मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं। और वहीं था आपका ऑपरेशन ईगल क्लॉ। ऑपरेशन ईगल क्लॉ इसलिए इट वॉज नीडेड, दैट इज वर्ल्ड स्टेज पे यू आर फेसिंग एन एम्बैरेसमेंट, एंड एट द डोमेस्टिक स्फीयर ऑल्सो द सिटीजन्स आर प्रोटेस्टिंग दैट यू हैव टू गिव the due right and due attention to this crisis, hostage crisis in Tehran. अब आगे देखते हैं। This was one of the most complex rescue plans, one of the most complex rescue plans। अब प्लान समझो
ये सिंपल मिशन नहीं था, है ना। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही आप जाएंगे, रिट्रीव करेंगे हॉस्टेजेस को और आप वापस आ जाएंगे, नहीं, इट वॉज नॉट सिंपल लाइक दैट। दिस वॉज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेज ऑपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं that this was a multi-stage operation and helicopters and transport aircraft, all of this was a need of that hour। तो प्लान ये था कि यूएस एयरक्राफ्ट ईरान के डेजर्ट में एक सीक्रेट लोकेशन पर लैंड करेंगे जिसका कोड नेम था डेजर्ट क्लॉ, है ना, डेजर्ट स्टेजिंग पॉइंट डेजर्ट 1, ठीक है। तो वहाँ हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स रॉन्डवू करते हुए फिर नेक्स्ट स्टेज पर स्पेशल फोर्सेस तेहरान के पास मूव करेगा, है ना, जिनकी स्पेशल फोर्सेस है यूएस के, दे व्हेन दे हैव लैंडेड दे वुड बी मूविंग टूवर्ड्स दी स्पेशल फोर्सेस ऑफ तेहरान। और फिर जो फाइनल स्टेज था वो ये था कि एम्बेसी पर अटैक, हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करना और उनको एक्सट्रैक्ट करके वापस जाना। सुनने में तो ये काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो हैड दिस काइंड ऑफ अ प्लान, दिस काइंड ऑफ एन ऑपरेशन हैड मल्टीपल मूविंग पार्ट्स, मतलब वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, है ना। इसका मतलब ये है, आप ये देखिएगा कि स्पेशली ये जो ऑपरेशन था दैट वाज अ नाइट ऑपरेशन, सेकंड इट वाज इन अ हॉस्टाइल टेरिटरी, एंड थर्ड देयर वाज जीरो मार्जिन फॉर एरर, मतलब आप कोई भी गलती नहीं कर सकते, गलती करेंगे तो ऑपरेशन उसी समय फेल हो जाता है। तो इस मिशन के सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि यू शुड हैव परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, दैट वाज द डिमांड ऑफ दिस ऑपरेशन, ठीक है। सो दिस इज व्हाई इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रेस्क्यू प्लान्स। नाउ लेट अस सी व्हाट दिस फेलियर चेंज्ड, है ना, व्हाट दिस फेलियर चेंज्ड। एक तरीके से आप ये पूछ सकते हो कि व्हाई इट फेल्ड, है ना, व्हाई इट फेल्ड। यहाँ पर अगर फेलियर, केओस, वेदर एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, किस तरीके से जो मिस कोऑर्डिनेशन है बिटवीन ऑल ऑफ द ऑपरेटिव फोर्सेस, किस तरीके से इट लेड टू फेलियर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मिशन फेल क्यों हुआ, है ना। अगर आप देखोगे तो हेलीकॉप्टर फेलियर्स दैट इज देयर वर मैकेनिकल इश्यूज, है ना, मैकेनिकल इश्यूज, यानी कि अगर आपको बता दिया जाए एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स, तो 8 हेलीकॉप्टर्स प्लान थे, लेकिन सिर्फ 5 ऑपरेशनल कंडीशंस में पहुंच पाए। मतलब कि 8 तो आपने प्लान किया था, लेकिन 5 ही ऐसे कंडीशन में थे जो कि मिशन में जाकर ऑपरेट कर पाएंगे सक्सेसफुली। दूसरी चीज़, सैंडस्टॉर्म, हबूब, डिसरप्शन, है ना, मतलब कि डेजर्ट में उस समय जो क्लाइमेटिक वेदर कंडीशंस थे वो भी बहुत ज़्यादा कोहेरेंट नहीं थे, वो भी बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं थे इस टाइप के ऑपरेशन के लिए। तो डेजर्ट में सीवियर डस्ट स्टॉर्म्स आया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, विजिबिलिटी लो हो गई, सिस्टम्स जो है वो डैमेज हो गए, और पायलट्स जो थे, जो इस प्रोग्राम के मेन किरदार थे, दे ऑल्सो गॉट डिसओरिएंटेड। इसको हबूब कहते हैं, है ना। नेक्स्ट, फ्यूअर हेलीकॉप्टर्स दैन रिक्वायर्ड, मतलब मिशन को कंप्लीट करने के लिए, उस प्लान को, उस डिटेल्ड प्लान को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स चाहिए थे, लेकिन अवेलेबल नंबर इनसफिशिएंट हो गए। तो डिसीजन क्या लिया गया यहाँ पे, डिसीजन ये लिया गया कि लेट अस अबॉर्ट द मिशन मिडवे, है ना, कि इस मिशन को चलिए अब अबॉर्ट ही कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो हमारे लिए और भी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पर भी आकर ट्रेजेडी ख़त्म नहीं होती है ना। आप देखेंगे कि उन्होंने बोला कि चलो हम लोग अबॉर्ट कर देते हैं, बट स्टिल विड्रॉल होने लगा, है ना, वहाँ से अपने फोर्सेस को निकालने लगे। तो आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या होता है कि एक हेलीकॉप्टर एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से टकरा गया, एक्सप्लोजन हुआ, 8 यूएस सर्विसमैन की वहीं पे डेथ हो गई और मिशन कंप्लीट फेलियर बन गया, है ना। यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि पार्शियल फेलियर है, किसी तरीके से विड्रॉ कर लो यूएस के मिशन को, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से सामने सामने आपके जो एयर फोर्स के 8 यूएस पर्सनल वर टाइम, तो यहाँ पे एक कंप्लीट फेलियर यूएस को झेलना पड़ा, ठीक है। What this failure changed, है ना, यानी कि इस फेलियर का इम्पैक्ट क्या था, है ना, किस तरीके से यूएस को, जो कि एक पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल स्टेज, ये जो एम्बैरेसमेंट थी वो झेलनी पड़ी। व्हाट डिड दिस कंडीशन अप्लाई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्सपोज्ड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिसके बीच में
प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, और ये जो है वो उसकी बिगेस्ट वीकनेस बन के रह गई। नेक्स्ट, लेड टू क्रिएशन ऑफ यूएस स्पेशल ऑप्स कमांड, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का क्रिएशन भी हुआ। इस फेलियर के बाद यूएस ने बोला कि यहाँ पे हमारी इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट हो गई है, सो लेट अस हैव अ सिस्टम दैट इज क्रिएटेड, दैट इज अ रिफॉर्म इन द सिस्टम्स दैट वी शुड हैव, दैट इज वी शुड हैव यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर। यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि फ्यूचर मिशंस जो हैं वो बेटर तरीके से कोऑर्डिनेटेड हो, ऐसे टाइप का मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से मिशन फेल ना हो और वो इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट ना बने। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस। इम्प्रूव जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस कि मिलिट्री ने लर्न किया कि कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने के लिए इंटीग्रेशन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, है ना। नो मैटर हाउ गुड यू आर इन योर डिफेंसेस विद रिस्पेक्ट टू योर टेक्नोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू योर स्ट्राइक, विद रिस्पेक्ट टू योर अटैक्स, you should be failing if you happen to be not integrated with respect to the forces that you are deploying, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनका गवर्नेंस, डिफेंस गवर्नेंस की बात नहीं हुई, यहाँ पर आपका एक जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी पड़ा, और वो जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट था, इट केम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजिक एम्बैरसमेंट फॉर यूएस, है ना। मतलब सुपर पावर होने के बावजूद, मतलब आप इतने बड़े सुपर पावर हैं, उसके बावजूद आपका जो मिशन है वो फेल हो जाता है। और ईरान का क्या इम्पैक्ट पड़ा इस मिशन के फेलियर के बाद? इसका जो लीडरशिप है, ईरान्स लीडरशिप बिकेम मच मोर स्ट्रॉन्गर। तो नैरेटिव, ओवरऑल नैरेटिव क्या बनता है? ओवरऑल नैरेटिव ये बनता है कि यूएस जो है वो फेल हो गया, है ना। तो ये पूरा आपका ऑपरेशन ईगल क्लॉ था। तो यहाँ पर अब आपको फाइनल सवाल जो हम लोग को देखना चाहिए वो ये है कि ऑपरेशन ईगल क्लॉ का फेलियर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें एक सिंपल चीज़ सिखाता है, और वो सिंपल चीज़ क्या है कि पावर इज नॉट इक्वल टू परफेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इवन द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कैन फेल। दिस मीन्स दैट इफ द प्लानिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, if coordination is weak, and if execution is imperfect, even the great powerful militaries can succumb to failures. यहाँ पे आप फाइनल लाइन याद रखिए कि वॉर्स टेक्नोलॉजी से नहीं जीती जाते, वो जीते जाते हैं वॉर्स कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन से, है ना। और ऑपरेशन ईगल क्लॉ, जो ऑपरेशन ईगल क्लॉ है यूएस का जो था, उस फेलियर का क्लासिक एग्जाम्पल बनता है। और अगर आप ये समझ गए तो आप सिर्फ डिफेंस नहीं और सिर्फ हिस्ट्री नहीं, आप एक तरीके से जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उसके पीछे का लॉजिक वो समझ गए। थैंक यू सो मच।